वैष्णव जी को मैं देना चाहता हूँ। आज पूरे पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेश रेल से कनेक्ट हो गया है। 100 साल बाद नागालैंड को दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है महोदया। ये 55 साल कांग्रेस वाले देश का शासन किया है। केवल 4 प्रदेश, 8 में से 4 प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को उन्होंने कर पाया था। 4 प्रदेश पिछले 10 सालों में रेल कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा गया महोदया। ये नरेंद्र मोदी जी का जो एक्टिव पॉलिसी है, पूर्वोत्तर को जो मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी का करार देते हुए नॉर्थ ईस्ट के लिए जो डेडिकेटेडली नॉर्थ ईस्ट का विकास के लिए मोदी जी का जो नीति है और नियत जो है मोदी जी का, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट आज देश का शेष भागों से बहुत अच्छी तरह से आज जुड़ पाया है। और रेल नेटवर्क सबसे सेफेस्ट है, सस्ती भी है। और रेल नेटवर्क, रेल से जो साधारण से आम जो नागरिक है उनका भी वो रेल में ट्रेवल करना उनको ज़्यादा पसंद होता है महोदया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट काफ़ी प्रदेश के साथ काफ़ी जिला रेल नेटवर्क से जुड़ा नहीं गया था। मेरा अपना क्षेत्र महोदया, मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र दरंग उदालगुरी पहले मंगलदय हुआ करता था। दरंग उदालगुरी लोकसभा क्षेत्र का जो दरंग है एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उदालगुरी भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन थोड़ा अच्छी एक महसूस होने के बाद भी, रेल का नेटवर्क बढ़ने के बाद भी थोड़ा मेरा मन में दुख है। मेरा क्षेत्र दरंग को अभी तक रेल मैप में शामिल नहीं किया गया है। आज माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, अश्विनी वैष्णव जी, मैं 3-4 टाइम्स माननीय मंत्री जी से ये विषय को उठाया है, बात किया है। माननीय मंत्री जी इस विषय को गंभीरता से लिया है। और मैं अभी जो आशा का उम्मीद है, जो किरण है अभी मेरे साथ आया है, ये अभी मेरा जो लास्ट विटनेस को मेरा एक सवाल था रेल नेटवर्क का मेरे क्षेत्र में दरंग को, उसमें उन्होंने बताया कि फाइनल लोकेशन सर्वे फॉर न्यू रेल लाइन फ्रॉम आज्ञाथुरी टू डेकारगांव 155 किलोमीटर भाया सिपाझार मंगलदय खारुपेटिया दलगांव has been sanctioned. The field survey has been taken up for preparation of DPR detailed project report. इसके लिए मैं मंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं और जल्द ही इस DPR को पूरा करके रेल बोर्ड द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र दरंग को रेल माप में सम्मिलित करने के लिए मैं मांग भी करता हूं। सभापति महोदया, मैं आपको ये बताने के लिए मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट विशेष करके जो रेलवे नेटवर्क इसका जो विस्तार है वो कैसे विस्तार हुआ उसके बारे में थोड़ा 2 लाइन 2 सेंटेंस में आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। ये आज़ादी के 70 वर्ष के बाद चारों राज्यों मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को बड़ी लाइन के माध्यम से रेल संपर्क प्रदान किया गया है। मीटर गज थे, ब्रॉड गज नहीं थे। मीटर गज को कन्वर्ट करने का काम किसी सरकार ने पूर्वोत्तर में किया है तो नरेंद्र मोदी जी का सरकार ने मीटर गज को ब्रॉड गज में कन्वर्सन करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट में वही डीजल इंजन चलता था, कोयले का इंजन चलता था रेलवे में। अगर नॉर्थ ईस्ट में रेल लाइन, रेल में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में, पिछले 8 सालों में हुआ है महोदया। मैं इसके लिए भी मोदी जी को, रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों में मेघालय को पहली बार रेल कनेक्टिविटी मिली, मैं बोला हूँ, जबकि अरुणाचल प्रदेश,
मणिपुर और मिजोरम को रेल कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत हुई है। 2022 में पहली मालगाड़ी मणिपुर के लिए तामेंगलोंग जिला को रानी गाइडेंलु रेलवे स्टेशन पहुंची। ये रानी गाइडेंलु स्टेशन दूसरा स्टेशन है, तो इसमें पहुंची भले मालगाड़ी। इसके अलावा हाल ही में भारतीय रेल द्वारा मणिपुर के खोंगसांग तक पहली बार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भेजा गया चावल पहुंचाया गया है। महोदय, मैं पूर्वोत्तर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 29 मई 2023 को शुरू की गई, जो गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी की को जोड़ती है। 2023 में पहली बार ये वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक शुरू की गई। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालांकि सारे देश में 102 से ऊपर वंदे भारत एक्सप्रेस ये ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन, सभी सुविधाओं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ ये ट्रेन चलाने का जो एक अच्छा निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, ये भारत के योगाযোগ कम्युनिकेशन क्षेत्र में बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। महोदया, मैं मोदी जी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बुलेट ट्रेन के लिए जो भी अपने प्लान, जो भी हमारे आगामी योजना है, परियोजना है, वो जल्द ही जल्द इस बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को हम वास्तव में वो होकर आए। इसके लिए भी मैं एक अग्रिम शुभकामनाएं माननीय रेल मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ। सर्वे करा लिया है जी। माननीय महोदय जी, मैं एक विषय माननीय मंत्री जी को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ब्रिटिशर्स ने आज़ादी के पहले ऊपरी असम में, अपर असम में एक रेल लाइन बैठाया था। और रेल लाइन माकुम से दांगोरी तक 31 किलोमीटर का था। ट्रेन चलती है, लेकिन 31 किलोमीटर का ये स्केच, ये रेल लाइन, ये रेल माकुम से दांगोरी पहुंचने के लिए 3 घंटा लगाती है। 31 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पर जो ये मैन जो गेट होता है, वो कहीं पर भी उसका ये नहीं है, मैन गेट नहीं है। तो इसके लिए अनमैन गेट करने के लिए मैं उस जो एक हेरिटेज रेलवे लाइन बोल सकते हैं, वो माकुम से दांगोरी तक उस रेल लाइन को नए सिरे से बनाने का, उसमें ज़रूरत होने से आरओबी जो भी ज़रूरत है उसमें बनाने का मैं माननीय मंत्री जी को मैं अपील करना चाहता हूँ। अध्यक्ष सभापति महोदया, मैं अपील करना चाहता हूँ, देश भर में भिस्ताडोम ट्रेन का बहुत बड़ा एक क्रेज है। भिस्ताडोम ट्रेन से भारत के हेरिटेज, हमारे इकोलॉजिकल जो अपने पर्यावरण से के साथ साथ जो हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज है, उसको भी देखने को मौका मिलता है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट सहित पूरे देश में भिस्ताडोम ट्रेन का सेवा और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं मंत्री जी को मैं आह्वान करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 2023-24 में रेलवे बजट के लिए नॉर्थ ईस्ट को 10,376 करोड़ रुपए आवंटित किया था, लेकिन 2024-25 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री ने रेलवे द्वारा उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे के लिए 14,184 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो 5,000 करोड़ से भी करीब ज़्यादा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को इस जो हमारे एनहेंस किया है रेल बजट में नॉर्थ ईस्ट के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मैं उनके धन्यवाद देता हूँ। सभापति महोदया, जो नॉर्थ ईस्ट में करीब 96 रेलवे स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशंस में उसको लिया गया है। अमृत भारत स्टेशन में देश भर में करीब 505 रेलवे स्टेशन 24,000 करोड़ रुपया लगा करके
वो विकसित किया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने जा रहा है, उसका काम शुरू हो गया है देश भर में। आसाम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में 96 ऐसे रेलवे स्टेशन है जो अमृत भारत स्टेशन के अंदर में इसको लिया गया है। मैं मंत्री जी को मैं अनुरोध करता हूं, नॉर्थ ईस्ट जो साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है, नॉर्थ ईस्ट में भी गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, सिलचर है, पूरे अरुणाचल प्रदेश है, सभी नॉर्थ ईस्ट के जो अपने कैपिटल सिटीज है, कैपिटल सिटीज को आपको रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए और कई सारे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, जैसे ईटानगर से आपको चेन्नई तक, गुवाहाटी से लेकर के आपको बेंगलुरु तक और कई सारे ट्रेन का जरूरत है। इसलिए मैं मंत्री जी को अनुरोध करता हूं, और जो अमृत भारत स्टेशन में रोहिंग्या का एक मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रोहिंग्या है, रेलवे डिवीजन है, वहां पर करीब 34 करोड़ का अमृत भारत स्टेशन का नया एक स्टेशन नया सुविधा के साथ निर्माण किया जा रहा है। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा उसमें बदलने का आवश्यकता मैं अनुभव करता हूं। जो वहां पर जो एक एक्सीलेटर एक 24 करोड़ का लेकर के वहाँ एक एक्सीलेटर बनाया गया है, उसको मैं देखता हूँ 34 करोड़ में 24 करोड़ धन्यवाद। तो उसको थोड़ा सा जांच करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। बाकी और ज्यादा नहीं बोलना है। सभापति महोदय जी, रेल मंत्री जी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। आने वाला समय में दरंग निश्चित रूप में रेल मानचित्र में शामिल होगा और देश में रेलवे नेटवर्क से हजारों करोड़ों जो आम जनता है उनको और सुविधाएं मिले। जैसे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में उतरने का काबिल हो गया है, रेल में हर प्रकार के लोग, कृषक से लेकर के जो आम जनता, सब लोग रेल में सफर करने को सभी सुविधाओं के साथ उनको मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं और नॉर्थ ईस्ट को फिर से रेल मानचित्र में और ज़्यादा जगह मिले, इसके लिए मैं मंत्री जी को फिर से मैं मांग करते हुए मेरा विषय यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय सदस्य श्री रविंद्र वाइकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मुझे आज बोलने का मौका मिला है। इसके पहले मुंबई के आद्य शिल्पकार, भारतीय रेलवे के जनक, शिक्षण महर्षि, दृष्टि समाज सुधारक, पुण्यलोक नामदार जगन्नाथ उर्फ नाना शंकर सेठ, उनके 159वीं पुण्यतिथि निमित्त विनम्र अभिनंदन करता हूं, जिनके वजह से इस हिंदुस्तान में यानी मुंबई में पहली रेल मुंबई से ठाणा तक चलाई गई। इसके लिए उन्हें विनम्र अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदया, मैं आज इस सदन में 2024 से के रेलवे बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं। भारतीय रेलवे जो हमारे देश की जीवन रेखा है, करोड़ों लोगों में ये जीवन से जुड़ा है और हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बजट में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए जो रेलवे के विकास और यात्रियों की सुविधा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदया, बजट अनुमान वित्त वर्ष 2024-25 में हमें जब बजट 2023-24 का जो किया था, उसके अंदर विविध प्राप्तियां जो मिली थी, कुल प्राप्तियां 2,56,093 करोड़ .42 थी और कुल व्यय था वो 2,52,833.86 था। परिचालन अनुपात जो था वो 98.43% था। उसके अंदर अभी एस्टिमेटेड बजट बनाया गया। इस एस्टिमेटेड बजट के अंदर 2024-25 में कुल प्राप्तियां 2,88,500 करोड़ की है। कुल व्यय जो है तो 2,75,700 का है और परिचालन अनुपात ये 90.22% का है। अध्यक्ष महोदया,
इस वित्तीय वर्ष हमारी रेल सिर्फ एक यात्रा का साधन नहीं है। पटरियों पर सिर्फ रेल नहीं दौड़ती है, देश का विकास भी दौड़ता है। इसलिए अगर किसी भी देश के विकास का आकलन करना है तो उसकी रेल व्यवस्था को देखना सबसे जरूरी है। मैं मुंबई से प्रतिनिधित्व करता हूं, जिसकी लाइफलाइन ही रेल है। हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने का काम रेल करती है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि हमारी बढ़ती हुई लोक संख्या के लिए हमारी रेलवे की कैपेसिटी पर्याप्त नहीं है। पिछले 10 वर्ष में रेलवे में 31,180 ट्रैक किलोमीटर का कमीशन किया गया। ट्रैक बिछाने की गति 2014-15 में प्रतिदिन 4 किलोमीटर से बढ़कर 23-24 में 14.54 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। यानी 2014-24 के दौरान भारतीय रेलवे ने 41,655 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है, जबकि 2014 तक केवल 21,413 मार्ग किलोमीटर की विद्युतीकरण किए थे। अध्यक्ष महोदया, सरकार ने रेल का ऑपरेटिंग रेशो भी सुधारा है और इस वर्ष ऑपरेटिंग रेशो 98.43% से कम होकर 98.23% होने का अनुमान है और इस वर्ष हमारी सरकार रेल विकास के लिए 2,75,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। अध्यक्ष महोदया, मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधान जी और रेल मंत्री जी का। उन्होंने महाराष्ट्र के लिए एक अच्छा सा बजट दिया है। 2024-25 के बजट में महाराष्ट्र को 15,940 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। ये 2009-14 के दौरान महाराष्ट्र को दिए गए औसत से 1,171 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के आवंटन से लगभग 13.5 गुना अधिक है। पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र में नए ट्रैक बिछाने की गति बढ़ी है, जिसमें प्रति वर्ष औसतन 183 किलोमीटर नई लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जो 2009 और 2014 के दौरान 58 किलोमीटर प्रति वर्ष के निर्माण से 3 गुना अधिक है। अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में रेल ट्रैक के संदर्भ में 100% विद्युतीकरण है। नए ट्रैक विद्युतीकरण के साथ जोड़े जा रहे हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में 1.3 लाख करोड़ रुपए की कुल परियोजना प्रगति पर है। इनमें 5,877 किलोमीटर नई ट्रैक बिछाने की 41 योजनाएं 81,580 करोड़ रुपए के खर्च के साथ चल रही है। इसमें नई लाइनें, डबलिंग, ट्रिबलिंग और गेज रूपांतर के शामिल है। महाराष्ट्र में 128 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में रेलवे द्वारा एक और बड़ी उपलब्धियां 10 वर्ष में 2014 से अब तक। अध्यक्ष महोदया, मेरी मांगे जरा मैं बताता हूं, एक मिनट में। अध्यक्ष, मेरी जी मांगे है, सुझाव जो है कि जो एक्सीडेंट होते हैं लोकल में, मुंबई लोकल में ज़्यादा से करते एक्सीडेंट होते हैं और वो भीड़ के कारण होते हैं, ऑफिस टाइम के कारण ही होते हैं, ऑफिस टाइम में ज़्यादा जाने की वजह से होते हैं और उसके अंदर 2,509 लोगों की मौत 2023 में ट्रैक पर गिरने से हमारे यहाँ लोकल से हुई है। मेरा सुझाव है कि सरकार जिस प्रकार मेट्रो ऑटोमेटिक डोर लगाती है, उसी प्रकार रेलवे स्टेशन में भी उनको लगाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। मेरे सुझाव में कोकण रेल को लेकर महाराष्ट्र का गौरव है, जिसने इस वर्ष 300 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है और कोकण रेलवे से रोज लाखों लोग यात्रा करते हैं, लेकिन सिंगल ट्रैक होने के कारण बहुत असुविधा होती है। कनकौली, सावंतवाड़ी और मडगांव स्टेशन के बीच 350 किलोमीटर ट्रैक डबलिंग का प्रपोजल जो रेलवे के पास है वो अभी तक हुआ नहीं, वो बनाने की कोशिश करें। मेरी तीसरी मांग है, महाराष्ट्र के लिए मल्टी मॉडल कॉरिडोर के संबंध में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एयरपोर्ट को और रेलवे स्टेशन को जोड़ने की आवश्यकता है, जिसके लिए मेरा निवेदन और ये जल्दी से जल्दी हो सके उतना हो सकता है। हमारे यहाँ मुंबई में मेट्रो 6 और मेट्रो 7 ये चल रही है, उसका कनेक्टिविटी भी एयरपोर्ट और रेलवे से दिया जाएगा, तो वो भी मेरी मांग है। फिलहाल कोकण में जाने के लिए यात्रियों को दादर, CST, पनवेल और वसई जाना पड़ता है। मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनल से सीधी कोकण जाने के लिए ट्रेन नहीं है, उसका प्रयोजन किया जाए। पश्चिम रेलवे में नायगांव और
जू चंद्र के बीच इस और लाइन डालने के लिए इस वर्ष में अंतरिम बजट दस्तावेज में महत्वपूर्ण कार्य भी एक रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस परियोजना के लिए 2000 बजट में की थी, मगर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, लास्ट अमृत भारत स्थानक की योजना में कोंकण रेलवे लाइन में महाराष्ट्र एक भी स्थानक नहीं, उसको शामिल किया जाए। अध्यक्ष महोदया, रेलवे कर्मचारियों की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है, उसको भी करना चाहिए। हमें यात्रियों की सुधार के लिए रेलवे स्टेशन में आधुनिकीकरण, प्लेटफॉर्म धन्यवाद माननीय सदस्य, और धन्यवाद। स्वच्छता सुविधा को प्रावधान करना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री देवेश साकी जी, समय का विशेष ध्यान रखें। मैं माननीय सभी सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ, 3-3 मिनट का समय है। माननीय सभापति महोदया जी, मैं सबसे पहले आपका और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने रेल बजट पर हमें बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं ऐसे संसदीय क्षेत्र से चुन के आता हूं जहां की 75 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन एटा जनपद आज भी रेल लाइन से छूटा हुआ है। यहाँ पे जितने भी पूर्व के प्रतिनिधि रहे, उन्होंने रेल का जुमला देकर सत्ता में आए, लेकिन आज तक एटा के विकास के बारे में नहीं सोचा, रेल लाइन के बारे में नहीं सोचा। एटा की जनता 60 वर्षों से लगातार इंतजार कर रही है कि एटा में कासगंज से एटा रेल लाइन कब तक आए, लेकिन आज तक ये स्थिति पूर्ण न हो पाई है। मैं आपके द्वारा रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस विशेष जो रेल लाइन है, जो परियोजना है, इसको इस बजट में शामिल करके इस पर धन आवंटित करके इसको जल्द से जल्द समयबद्ध पूर्ण कराया जाए, ऐसी मेरी मांग है। मान्यवर, मेरी लोकसभा एटा कासगंज में जनपद कासगंज से अमापुर मार्ग पर कृषि मंडी है, जहां पर 2 रेलवे फाटक पड़ते हैं, जिनके दोनों की दूरी 1.5 किलोमीटर है और जो ज़्यादातर बंद रहते हैं, जिससे किसान, विद्यार्थी और आम जनमानस जो है उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थी विद्यालय के लिए लेट हो जाते हैं, घंटों जाम लगा रहता है, कभी कभी एम्बुलेंस भी फंस जाती है, जिससे मरीज को जान चली जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन दोनों रेलवे फाटकों पर आरओबी पुल बनाकर इस बजट में इसे प्रस्तावित करने का काम करें, जिससे आम जनमानस को सहूलियत हो सके। मानवर, एटा कासगंज क्षेत्र में ये क्षेत्र गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला क्षेत्र है और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, वहीं पटियाली में अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि एक ट्रेन कासगंज से हरिद्वार के लिए चलाई जाए तो यहाँ के श्रद्धालुओं को बड़ी सहूलियत होगी और जिससे यहाँ के जो पटियाली और सोरो जो तीर्थ स्थल है, वहाँ पे श्रद्धालु घूमने में सुगमता होगी। और मानवर, एक अतिरिक्त ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन कासगंज से फरखाबाद के लिए चलाए जाने का भी मैं अब आपसे आग्रह करता हूं, जिससे यात्रियों को फरखाबाद जाने में सुगमता होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से रेल बजट पर चर्चा में माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद ध्यान इटावा में मैनपुरी फाटक के पे ले जाना चाहता हूं, जहां पर अंडर ब्रिज बना हुआ है। बरसात के समय वहां पर पानी की समस्या आ जाती है और उस पानी की समस्या के चलते एक तरफ का हिस्सा, जो बड़ी आबादी का हिस्सा है, वो शहर से उसकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि उधर जो पुल के ऊपर एक पैदल पुल और दुपहिया पुल बनवाने का कष्ट करें, इस बजट में इस प्रावधान को लें, जिससे एक बड़ी आबादी का हिस्सा शहर से जुड़ सके। मेरा आपसे यही कहना है कि इन मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री देवेश साकी जी। हो गया मैडम। नेक्स्ट माननीय सदस्य बापी हलदर जी। প্রথমেই ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই ম্যাডাম আপনাকে 2024-25 রেল বাজেটের বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। মহোদয়, আমি মনে করি যেদিন থেকে এই পবিত্র সদনে পৃথকভাবে রেল বাজেট পেশ করা বন্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে রেলের গরিমা, রেলের প্রতি বঞ্চনার দিন সেদিন থেকে শুরু হয়েছে। আমরা দেখেছিলাম ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। বিগত দিনগুলিতে যেভাবে রেল বাজেট পেশ হয়েছে, তাতে করে
ভারতীয় রেলের একটা গরিমা বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় রেল সারা বিশ্বের কাছে একটা ইতিহাস হয়ে থেকেছে, কিন্তু আজকের দিনে সেই ইতিহাস, সেই গরিমা নষ্ট হয়েছে বলে আমি মনে করি। যাই হোক মহোদয়, গত 23শে জুলাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী সম্মানীয়া শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন মহোদয়া যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটে আমরা দেখলাম পশ্চিমবঙ্গের প্রতি যেভাবে বঞ্চনা প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা জানি যে বারে বারে পশ্চিমবাংলার প্রতি এই সরকার বঞ্চনা করেছে, কিন্তু এবারের বাজেটে দেখলাম একেবারে পশ্চিমবঙ্গকে কোনো রকমভাবে যে প্রকল্পগুলি ছিল সেগুলোর উন্নতিকরণ বা নতুন কোনো প্রকল্প, নতুন কোনো ট্রেন বা নতুন কোনো লাইনের কোনো রকম কথা বলা হয়নি এবং পশ্চিমবঙ্গকে আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। আমরা তীব্র এই বাজেটকে বিরোধিতা করছি মহোদয়। আমরা দেখলাম এই বাজেটে যে সমস্ত রাজ্যগুলি এই সরকার বাঁচানোর চেষ্টা করেছে, সরকার বাঁচানোর চেষ্টায় যারা সামিল হয়েছে, সেই সমস্ত রাজ্যগুলিকে বেশিরভাগ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে এই বাজেটে, বিশেষ করে রেলের খাতে। রেল বাজেটের জন্য 2,62,200 কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও শুধুমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যকে প্রায় 9,151 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাতে আমাদের কিছু বলার নেই। নিশ্চিতভাবে প্রত্যেকটি রাজ্য, প্রত্যেকটি প্রদেশ আশা করে যে তারা প্রত্যেকটা ব্যয় বরাদ্দ পাবে। আমরাও বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য, বাংলার মানুষের সেই আশা করেন, কিন্তু আমরা দেখলাম বাংলার জন্য কোনো রকমভাবে কোনো দিশা বা কোনো ভিসা এই বাজেটে দেখাতে পারেনি। আমাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, তিনি পশ্চিমবাংলা সহ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি কোণাতে রেল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা তিনি ভেবে প্রত্যন্ত এরিয়াতে রেল লাইনকে নিয়ে গেছে এবং সাধারণ মানুষ রেল পরিষেবা থেকে কখনো বঞ্চিত হয়নি। আর আজকে আমরা দেখলাম শুধুমাত্র কয়েকটি দিকে রেলকে বিস্তৃত করার চেষ্টা হয়েছে, বিভিন্ন প্রদেশকে বঞ্চনা করা হয়েছে। মহোদয়, তৎকালীন সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহু নতুন প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন, বহু নতুন ট্রেন ঘোষণা করেছিলেন, সাধারণ মানুষের জন্য ইজ্জত টিকিটের মতো একটি টিকিট ঘোষণা করেছিলেন, যেটার মধ্যে সাধারণ মানুষ বহু উপকার পেয়েছিল। আজকের আমরা এই বাজেটের মধ্য দিয়ে কোনো নতুন ট্রেন বা কোনো নতুন প্রকল্পের কথা আমরা শুনিনি, গুটি কয়েক ছাড়া। বর্তমানে আমরা দেখলাম রেলের সুরক্ষার বিষয়ে কোথাও কোনো সেভাবে বলা হয়নি। রেলের সুরক্ষার কথা সেইভাবে, সেই অর্থে তলানিতে যে ঠেকেছে সেটা বারে বারে প্রকাশ পাচ্ছে। গত 2 মাসের মধ্যে আমরা দেখলাম তিনটি বড় অ্যাক্সিডেন্ট বহু মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। আজকে রেলটাকে মৃত্যুপুর হিসাবে মানুষ চিহ্নিত করছে। রেলে যখন মানুষ উঠছে, রেল যখন পরিষেবা গ্রহণ করছে, তখন মানুষের কোথাও জানে মনে হচ্ছে সে আগামী দিন ফিরবে কিনা তারও কোনো, তার বাড়ির লোক সেইভাবে চিন্তা করছে। আমরা অনুরোধ করব রেল পরিষেবার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এবং রেল সুরক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে। মহোদয়, আমরা জানি রেলের যে সমস্ত ভ্যাকান্সি রয়েছে, শূন্যপদ রয়েছে, এই সরকার বছরে 2 কোটি চাকরির কথা বললেও, নব যুবকদের স্বপ্ন দেখালেও বাস্তব ক্ষেত্রে তা পূরণ করতে পারেনি। আমরা দেখলাম যে বহু শূন্যপদ পড়ে থাকার পরেও সে শূন্যপদ পূরণ হয়নি। ম্যাম 1 মিনিট কথা বলতে চাই। ম্যাডাম, গত আর্থিক বছরগুলিতে তৎকালীন সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, পবিত্র সদনে দাঁড়িয়ে তিনি যে রেল বাজেট পাশ করেছিলেন, সেই রেল বাজেটের মধ্য দিয়ে বেশ কতগুলি নতুন প্রকল্প, বিশেষ করে আমার নির্বাচনী এলাকা মথুরাপুরের মধ্যে অনেকগুলি নতুন প্রকল্প ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জয়নগর থেকে রায়দিঘি পর্যন্ত নতুন রেল লাইন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কাকদ্বীপ থেকে পবিত্র গঙ্গাসাগর পর্যন্ত নতুন রেল লাইন স্থাপন, মন্দির বাজার থেকে রামগঙ্গা পর্যন্ত নতুন রেল লাইন স্থাপন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আমাদের রামগঙ্গা থেকে মন্দির বাজার যেমন ছিল, সাথে সাথে মথুরাপুর থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত লোকাল ট্রেনের পরিষেবা। আজও পর্যন্ত সেই প্রকল্পগুলির অবস্থা কি এবং সেই প্রকল্পগুলি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে, কেন সেই প্রকল্পের কাজ হচ্ছে না, আমি সেই বিষয়ে জানতে চাই এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করতে চাই যাতে দ্রুত করে এই সমস্ত প্রকল্পগুলির কাজ শুরু হয় এবং সাধারণ মানুষ যাতে পরিষেবা পায় তার বিহিত ব্যবস্থা করুন। ধন্যবাদ। নমস্কার। माननीय सदस्य श्री हरीश मीणा जी। तो आपने मुझे रेल बजट पे बोलने का मौका दिया। रेल बजट तो रहा नहीं, सामान्य बजट में जो रेल का प्रावधान रखा है उस पर बोलने का मौका दिया। महोदया, मैं बोलना चाहता हूँ ये जो प्रावधान रखे हैं रेल के लिए अपर्याप्त हैं। इसमें ना रेलवे यात्रियों का ध्यान रखा गया है, ना रेलवे कर्मियों का ध्यान रखा हुआ है, ना सुरक्षा का ध्यान रखा गया है।
न आधुनिकीकरण का ध्यान रखा गया है। ये बजट पूर्णतः गैर जिम्मेदाराना और राजनीतिक बजट पेश किया है। महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो कोई नई ट्रेन चलाई गई है, ना जो वर्तमान ट्रेन चल रही है उनकी गति बढ़ाई गई है, और ना ये रेल यात्रियों को कोई सुविधा दी गई है। मैं इससे उदाहरण देके आपको बताना चाहता हूं। महोदया, कोरोना का बहाना लेके मेरे क्षेत्र में 2 ट्रेन बंद की गई थी। कोरोना समाप्त हो गया, अभी भी वो ट्रेन बंद है। ट्रेन है, नाम बताता हूं आपको, ट्रेन है कोरोना में बंद की गई मुंबई से फिरोजपुर तक चलने वाली गाड़ी संख्या 19023 व फिरोजपुर से मुंबई चलने वाली जनता एक्सप्रेस 19024 कोरोना का बहाना करके बंद किया गया था। कोरोना चलेगा, ये ट्रेन अभी भी नहीं चल रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ इस ट्रेन को चलाई जाए। इसी तरह महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी बहुत इंपॉर्टेंट वो कस्बे पड़ते हैं। एक भी ट्रेन सुबह 9:30 से और रात के 7 बजे तक गंगापुर से दिल्ली के लिए आने के लिए नहीं है। वो गंगापुर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, हजारों हमारे बच्चे व्यापारी यहाँ आते हैं, कोचिंग का बहुत बड़ा सेंटर है, मजदूर हमारे दिल्ली में मजदूरी करने आते हैं। लाखों लोगों के इसके कारण, कोरोना के कारण वो स्टॉप बंद कर दिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, कोरोना के कार्यकाल में, कोरोना काल में जो स्टॉप बंद किए थे गंगापुर और सवाई माधोपुर से दिल्ली आने के लिए, उनको पुनः चालू किया जाए। इसी तरह मैडम, जो रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। माननीय वैष्णव जी एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जिस पे बहुत जिम्मेवार लोग बैठे थे। एक महापुरुष थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, वो भी किसी जमाने में रेलवे मंत्री हुआ करते थे। उनसे किसी ने एक एक्सीडेंट हुआ, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेके इस्तीफा दिया। मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूँ और ना इनका इस्तीफा मांगता हूँ, पर ये महसूस तो करें ये किस कुर्सी पे बैठे हैं। अब लगातार एक्सीडेंट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, किसी की जवाबदेही तय हो। सरकार ये तो बना, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? राजीव प्रताप रूडी जिम्मेवार हैं या कोई और जिम्मेवार है? उसका नाम बताएं। अंत में महोदया, मेरी एक आपसे वो है, एक अनुरोध है। रूडी साहब, आपको बहाना मिल गया बोलने का, ये तो रूडी तो है ही नहीं है ना, कुछ नहीं है। आपसे तो दोस्ती है इसलिए कह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, माननीय सदस्य प्लीज बैठे। मैडम, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैडम, डीजी रहे हैं तो कोई अपराध हुआ? अगर राजस्थान में जब आप डीजी थे या हत्या हुआ तो आपने इस्तीफा दिया था क्या? प्लीज बैठिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। माननीय सदस्य, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक रेल परियोजना है अजमेर से सवाई माधोपुर वाया टोंक, वो 2015-16 के बजट में उसका जिक्र है। आज तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सरकार से मांग करता हूं, धन्यवाद। अजमेर से वाया टोंक सवाई माधोपुर रेल लाइन को अविलंब चालू किया जाए ताकि वहां की जनता को लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य धैर्यशील पाटिल जी। क्या बोलते? वेरी गुड। अर्थमंत्र्यांनी विक्रमी 7व्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला। शासनाने रेल्वेसाठी काढलेल्या वाढीव तरतुदीबद्दल नक्कीच बरं वाटलं, परंतु हे सगळं असताना सुद्धा सामान्य रेल्वे प्रवाशांसाठी फार यंदाच्या अर्थसंकल्पात फार काही पदरी पडलेलं दिसत नसल्याची खंत देखील वाटते। संपूर्ण जुलै 2024च्या महिन्यात तब्बल 8 रेल्वे अपघात झाले। रेल्वे मंत्र्यांनी ठोस पावले उचललेली दिसून येत नाहीत। त्या बाबतीत रेल्वे मंत्रालयाने लवकरात लवकर ठोस पावलं उचलावीत अशी माझी विनंती। माझ्या मतदारसंघातील वंदे भारत योजनेबद्दल मला बोलायचं आहे। 2023च्या 3 महिन्यात 40पेक्षा जास्त वेळा ही रेल्वे उशिरा पोहोचली। वंदे भारत एक्सप्रेसचे ट्रेनची सरासरी वेगात घट झाली आहे। 2020-21 84 किलोमीटर प्रति तास, 2023-24ला 76 किलोमीटर प्रति तास, जो की ह्या रेल्वेचा वेग 130 प्रति तास किलोमीटर असा आहे।